आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसमें आप टर्म 1 के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर खो सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो और सबके सब। मेरा नाम अर्षित लूथरा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केस स्टडी के बारे में कि आपको केस स्टडी कैसे करनी चाहिए। और देखो, सबसे पहले मेरे को ना दुख होता है कि केस स्टडी इस साल इंट्रोड्यूस क्यों की गई सीबीएसई एग्जाम्स में। समझ नहीं आता कि सीबीएसई एग्जाम में केस स्टडी का क्या मतलब, क्योंकि बेसिकल सब्जेक्ट है पीसीएम। देखो, केस स्टडी बिजनेस स्टडी जैसा सब्जेक्ट है वहां अच्छी लगती है, पर यहाँ पर जहां पर सारे सब्जेक्ट ही लॉजिकल हैं, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, यार ये कैसे होगा, कि एक्सेप्शन इतनी सारी है, उसके अंदर पी ब्लॉक जैसा एक्सेप्शन है, पी ब्लॉक में इतनी सारी एक्सेप्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी सारी एक्सेप्शन, और फिर ऊपर से केस स्टडी, तो दिमाग तो वैसे ही खराब हो जाता है। और वहां पर बनने का मतलब नहीं होता, मतलब केस स्टडी का कोई मतलब नहीं होता, पर फिर भी दे रखी है। ठीक है, क्यों दे रखी है मैं आपको पहले वो समझाता हूं। देखो, केस स्टडी में होता क्या है, आपको ना अच्छे से कंसेप्ट को समझाना पड़ता है, ठीक है, तभी आप उसके आंसर कर पाते हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, बच्चा अच्छे से कंसेप्ट पढ़े, इसलिए आपको शायद वो दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं केस स्टडी ना है क्या एक्चुअल में। देखो, केस स्टडी है एक थ्योरी। ठीक है, मान लो आपको ना एक थ्योरी को, मतलब आपकी सब जो थ्योरी, जो आपका सब्जेक्ट है ना, उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेट करके आपको पेश किया गया वो थ्योरी फॉर्मेट में। ठीक है, वो हमारी केस स्टडी है। बात समझ में आई कि एक्चुअल में केस स्टडी है क्या। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ग्रुप 15 बुक पढ़ा है, पी ब्लॉक में ग्रुप 16 पढ़ा है, या मैं आपको बात करूँ फिजिक्स में आपने वो पढ़ा है लाइक इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें आपको क्वेश्चन दे दे कि एक मैन है, वो कुर्सी में बैठा है, उसकी कुर्सी को रब किया गया तो उसके अंदर एक चार्ज इंड्यूस हुआ, ऐसे ऐसे करके एक थ्योरी बनाई है। मतलब क्या किया गया, आपके जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो आपको ना प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेट कर दिया गया। बात समझ में आई। जो आपका मतलब सपोज करो आप एक कुर्सी में बैठे हो, उस कुर्सी को रब किया गया, उसके अंदर एक चार्ज डेवलप होगा, वो चार्ज कौन सा होगा, क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, केमिस्ट्री में बात करें, एक बंदा है, वो लैब में गया, उसके पास एक कंपाउंड है एक्स, उसको नहीं पता क्या है वो, उसको आपको बताना है एक्स क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। उसने एजीबीआर के साथ रिएक्ट कराया, ये बना, और अगर जो बना है उसको अगर मैं CH3COOH के साथ रिएक्ट करा दूं तो क्या बनेगा। ठीक है, तो फिर अगर मैं एजीबीआर के साथ की जगह कुछ और भी यूज कर सकता हूं क्या, ये सारी चीजें। ठीक है, तो बेसिकली केस स्टडी है ये। ठीक है, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग दो ऐसी चीजें हैं जिसमें आप सबसे ज्यादा नंबर्स को खो सकते हो, याद रखना। और अगर असर्शन रीजनिंग वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये देखो, ये वाली वीडियो जरूर देखना जाके, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और हाँ, असर्शन रीजनिंग में जो स्ट्रेटेजी बताई गई है वो आप केस स्टडी में जरूर अप्लाई कर सकते हो। मैंने दोनों स्ट्रेटेजी अलग अलग हैं, पर आप असर्शन रीजनिंग वाली स्ट्रेटेजी भी केस स्टडी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम हम इस स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो आपको करनी चाहिए वो है प्रिडिक्ट फर्स्ट वाली स्ट्रेटेजी। अब ये क्या है मैं वो बताता हूं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि वो जो आपको केस स्टडी दे रखी है ना, वो जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो है किस चैप्टर के, सबसे पहले आपको ये देखना है। अच्छा, पता चल गया किस चैप्टर का, फिर कंसेप्ट कौन सा लग रहा है, ये दो चीजें आपको देखनी है। मतलब आपने देख लिया, अच्छा ये आया हुआ मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से आया हुआ है ये जनरेटर वाला टॉपिक, ठीक है जी, या फिर साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक। बात समझ में आई, ये कह रहा हूं। अगर आपने ये प्रेडिक्ट कर लिया ना, आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर पता है मैंने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। आप ना खुश हो जाओगे, हुई मेरे को एक चीज तो पता चल गई। पता है, बंदे को ना अंदर से खुशी आ जाती है, अच्छा खास मुझे ना पूरी केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अब मेरा मान लो क्या पता आपको ये होता है फैमिली टॉपिक आ जाता है। ठीक है, फैमिली टॉपिक आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले है, जो मतलब आपको बहुत अच्छे से आता है, फिर क्या दिक्कत उसमें। ठीक है, दूसरी चीज जो मैं कहता हूं ना केस स्टडी को करने के लिए, वो बहुत बढ़िया चीज है, वो ये है जो भी आपका चैप्टर है उसकी अच्छे से रिवीजन होनी चाहिए। अच्छा सब कुछ, मतलब बेसिक्स आपके ऐसे हो जैसे कोई मतलब आप टॉपर को भी फेल कर रहे हो। ठीक है, और आपकी, मैं पहले कहता था 3 से 4 रिवीजन जरूरी होते हैं इस टाइम पे, सारे ये यूट्यूबर ये कहते हैं 3 से 4 रिवीजन जरूरी, पर इस टाइम पर आपको कम से कम भी 7 से 8 रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, 7 से 8 रिवीजन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पता क्या है, आपको ना इस बार 1 मार्कर क्वेश्चन है, आपको ना डुबकी मारनी पड़ेगी हर कंसेप्ट के अंदर। जब तक आप डुबकी नहीं मारोगे ना, अगर ऊपर ऊपर से तैरोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं, मैंने एक बात सुनी थी, अगर आपको रतन चाहिए तो आपको डुबकी बहुत तगड़ी मारनी पड़ेगी। अगर मान लो आपको रतन नहीं मिला तो ये बात याद रखना, आपकी डुबकी में कमजोरी थी, आपकी डुबकी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो यही चीज है, आपको कंसेप्ट में इतना घुसना पड़ेगा, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना रिवाइज करना पड़ेगा जिसकी कोई हद नहीं। पता क्या है, रिवाइज करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा। ठीक है, आप प्रोडक्टिव निकाल पाओगे वहां पर, इसलिए कह रहा हूं।
ठीक है। और दूसरा रिवीजन करने का भी एक वो होता है, 7 से 8 रिवीजन करने का मतलब ये नहीं आप 7-7 8-8 बार एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, वो नहीं। 7-7 8-8 बार रिवीजन करने का मतलब ये है कि आपको हर कंसेप्ट को अच्छे से आता हो। आप जैसे मैं कहता हूँ एक स्टेज होती है, एक कंसेप्ट से आप फेमिलियर हो, एक कंसेप्ट से आप एडवांस हो, और एक उसके बीच की जो स्टेज है ना, वहां की बात कर रहा हूं मैं, आपको वहां पर प्रेजेंट होना है। ठीक है, आप कंसेप्ट से जो बिल्कुल एडवांस में नहीं पता होना चाहिए, आपको कंसेप्ट को लेवल का पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ये कंसेप्ट के बारे में मुझे अच्छा पता है, अच्छा खासा पता है। ठीक है, ये चीज कह रहा हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रिवाइज बहुत तगड़े लेवल से करना है। बात समझ में आई, ये कह रहा हूं। तो इसलिए आपको अपना फोकस करना है, रिवाइज करना है। देखो एनसीईआरटी आप 3 से 4 बार पढ़ लोगे बहुत है, बट जो मेन फोकस है ना वो है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पर। आप जितनी बार चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करोगे ना, उतना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि केस स्टडी वहीं से अच्छी निकलेंगी। आपकी सैंपल पेपर में 2 केस स्टडी दे रखे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 दे रखे होंगी, तो आप तीनों भी कर लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो आप केस स्टडी वहां से करोगे ना, हर चैप्टर की आप 10-10 मान लो करके चल रहे हो, ठीक है, और केस स्टडी वहां पेपर में आनी है 3, तो अब वो 3 भी पता नहीं कोई स्पेसिफिक चैप्टर से हो, हर चैप्टर की कवर नहीं करी। अगर यहां से हर चैप्टर की कवर हुई, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या, 5 केस स्टडी, 5 मतलब हर चैप्टर के हर 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर में 10-10 केस स्टडी, यानी 60 केस स्टडी आपने करी है। बात समझ में आई? ठीक है, और फिर केस स्टडी करने का तरीका क्या है, जब आप सैंपल पेपर कर रहे हो ना, तब एक बात याद रखना, एक 45:30 का वो है, उस रूल को फॉलो करना। अब ये 45:30 का रूल क्या है मैं ये बताता हूं। 45 मिनट्स मतलब टाइम की बात है, यहां पे 45 मिनट्स आपको देने हैं अपने असर्शन रीजनिंग को, अपने एमसीक्यूज को, अपने फिलअप्स को, और जो 30 मिनट्स है ना वो आपको स्पेशली देने केस स्टडी को, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब। पेपर में बात नहीं कर रहा, जब आप रिवाइज कर रहे हो, आप सैंपल पेपर की तैयारी कर रहे हो तब। क्यों? क्योंकि पता क्या है, 20 मिनट आपको लगने हैं अगर आपको एमसीक्यूज अच्छे से आते हैं। आपको अगर एमसीक्यूज आते हैं, नहीं आते ना तो वो 20 मिनट के अंदर ही हो जाएंगे, जो आते होंगे 20 मिनट के अंदर, बस 15 से 20 मिनट लगने आपको असर्शन रीजनिंग में। ठीक है, फिर भी मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो 45 मिनट्स आप ऐसा रखना कि आपको ये चीज तो आनी चाहिए, मतलब 45 मिनट्स के अंदर आप एक चीज कवर कर रहे हो। बच्चे 30 मिनट्स के अंदर आपको स्पेशली केस स्टडी करनी है। पता क्या होगा, जब आप सैंपल पेपर पहला सैंपल पेपर कर रहे होगे ना, तो आपको 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, फिर करते 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 जब आप 10वें सैंपल पेपर पहुंचोगे तो आप 1.5 घंटे में खत्म कर रहे होगे। फिर जब करते 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 आप 20वें सैंपल पेपर पे पहुंचोगे, तो वो आपकी जो वो टाइम है वो अपने ऑटोमेटिकली घटता जाएगा। वो 45 का 30 हो जाएगा, 30 का 15 हो जाएगा, तो 45 मिनट में पेपर खत्म हो जाएगा जब आप 20वें सैंपल पेपर पहुंचोगे। बात समझ में आई? इसीलिए कह रहा हूं आपको सैंपल पेपर की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज अच्छे से करना है। ठीक है, अब केस स्टडी के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो सुनो। केस स्टडी के लिए सबसे पहले बात आपको याद रखनी है वो ये कि केस स्टडी में ना कभी भी केस पढ़ने की जरूरत नहीं होती। नहीं, मैंने क्वेश्चन प्रिडिक्ट करने के लिए पहली लाइन या आखिरी लाइन से हो सकता है, या क्वेश्चन से हो सकता है। मैं कहता हूं ना प्रिडिक्ट फर्स्ट वाली जो बात कही मैंने, वो सुनो पहले। आपको पहली लाइन से प्रिडिक्ट हो सकता है, आपको आखिरी लाइन से प्रिडिक्ट हो सकता है कि उसमें क्या गया। अगर उससे भी ना हुआ तो आपको क्वेश्चन से प्रिडिक्ट हो ही जाएगा। बट अब जो बात करी मैंने उसकी क्वेश्चंस की, केस स्टडी में कभी भी केस पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सीधा आप क्वेश्चंस करो और बात खत्म। ठीक है, बाय चांस ऐसा हो जाता है कि कई बार ना, जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दिया, एक बच्चा गया उसने एक्स के साथ ट्रीट किया, तो आपको वहां केस स्टडी पढ़नी पड़ सकती है। ठीक है, बट वैसे में केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बीएसटी जैसा सब्जेक्ट है वहां पर पढ़ो। ठीक है, तो ये कह रहा हूं। और देखो मैं केस स्टडी पता पढ़ने के खिलाफ क्यों, देखो केस स्टडी कॉम्प्रिहेंशन तो है नहीं इंग्लिश की, कि भाई आपको जो है ना क्वेश्चन, वो उस केस स्टडी, वो जो क्वेश्चन के आंसर है वो कॉम्प्रिहेंशन से मिलेंगे, उस पैराग्राफ से मिलेंगे, नहीं ना। आप उस टॉपिक से फैमिलियर हो तो आपको क्या दिक्कत है, फिर आपको पढ़ने की जरूरत ही क्या है। इसीलिए कह रहा हूं केस स्टडी को देखते ही समझ में आ जाएगा आपको कि भाई पढ़ने की जरूरत है पहली लाइन से या नहीं, टॉपिक से देखते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्वेश्चंस करने बैठो। अगर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बन रहे तो आपको कोई दिक्कत है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको एक चीज समझ में आएगी केस स्टडी की, कि भाई मेरा ना ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, मेरा ये टॉपिक वीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूं कि भाई मेरी ना ऑस्मोटिक प्रेशर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वीक है। तो आप ना बार रिवाइज जब करोगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे फोकस करोगे, क्योंकि आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर तो मेरा हर क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे आप 3 से 4 बार भी रिवाइज कर रहे हो, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे 7 से 8 बार भी रिवाइज कर रहे हो ना, वो प्रोडक्टिव निकलेगा। क्योंकि पता क्या है, इस टाइम पर आपको ना बेसिकली जो फोकस करना है वो इसी चीज पे फोकस करना है, कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक क्या है और ये आपका वीकेस्ट टॉपिक क्या है। क्योंकि अगर आपने वीकेस्ट पे फोकस किया ना, तो वो 1 महीने के अंदर वो उभर के निकलेगा और आप पेपर में कभी गलती नहीं करके आओगे। क्या बात समझ में आई आपको? ये कह रहा हूं। तो उसके बाद बात करते हैं केस स्टडी के अंदर ना
आपके अगर 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, 15 लग रहे हैं, 20 लग रहे हैं एग्जाम में, दो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती केस स्टडी में। हाँ, मानना कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, पर टाइम मैनेजमेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको 20 मिनट अगर इसको दे रहे हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग में आप कम दे रहे होगे, क्योंकि आपको वो अच्छे से आते हैं। मैं मान के चल रहा हूं। तो पेपर में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए केस स्टडी को करने के लिए? सबसे पहले आप एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग को जितना हो सके ना कम से कम टाइम में लगाओ। जैसे वो रिले रेस होती है ना, जो मतलब हमको कम से कम टाइम में कवर करना होता है, जो सबसे कम टाइम में कवर करेगा वो जीत जाएगा। बात वहीं पे है। आपको और एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग की ऐसी रिले है, आपको बहुत तेज भागना है, क्योंकि आपको पता है आपका केस स्टडी में आपको टाइम लगेगा। आपका केस स्टडी वाला टॉपिक आपको टाइम लगाएगा। तो आप क्या करोगे भाई साहब? रिले लेके भागोगे, मतलब एमसीक्यू फटाफट करोगे, फिर असर्शन रीजनिंग का रिले फटाफट करोगे, फिर फिलिप्स वाला रिले फटाफट करोगे, क्योंकि आपको जो पता है ना, आपका जो केस स्टडी वाला रिले है उसमें टाइम लगना है। ठीक है, उसमें आपको टाइम लगना है, इसलिए आपको वहां पर टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके 20 मिनट लग रहा है, कोई टेंशन मत लो। आप जितना अच्छा टाइम दोगे ना, आपको प्रोडक्टिव वहीं से निकलेगा। ठीक है, जो 5वीं चीज मैं कहूंगा वो है अपना साइकोलॉजिकल बैरियर को रिमूव करो, कि भाई केस स्टडी में कैसे होगा, केस स्टडी तो बहुत टफ है, इसी बार इंट्रोड्यूस कर दी, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, नंबर कटने वाला टॉपिक है। हाँ देखो ठीक है, असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी नंबर कटने वाले टॉपिक है, बट असर्शन रीजनिंग वाली वीडियो बना रखी थी, केस स्टडी वाली ये वीडियो है, दोनों वीडियो खत्म, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और देखो मैं ये कहता हूं कि टेंशन जितनी लोगे ना, जितना आप आपको पकाओगे, उतना ही नंबर प्रोडक्टिव कभी नहीं निकलेगा। जब जितना आप अपने आप को ना अंदर से ग्रो करोगे, वो प्रोडक्टिव निकालेगा आपको। आप टेंशन नहीं लो। आप ये देखो मेरा वीकेस्ट टॉपिक है, अच्छा ये वीक टॉपिक है, चलो इस पर थोड़ा मारो। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, इस पर थोड़ा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये थोड़ा मारा ना तो फिर दिमाग खराब होगा, टाइम वेस्ट होगा। बात समझ में आई? आपको टाइम अगर लगाना ही है ना, तो वीक टॉपिक पे लगाओ, स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे नहीं, क्योंकि आपको ये पता है ये तो मेरे को आता है, इसको 5-6 बार करने का क्या फायदा? जो नहीं आता ना उस पर करने का फायदा होता है। आई बात समझ में? और मैं कहता हूं केस स्टडी में ना एक चीज और याद रखना, वो है अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है आपको। कहने का मतलब क्या है? आप केस तो पढ़ नहीं रहे, देखो आप केस स्टडी केस तो छोड़ के जा ही रहे हो। ठीक है, पढ़ने आपको क्वेश्चन है, तो अपने अगर क्वेश्चन पढ़ने तो आपको अपनी नॉलेज लगानी पड़ेगी, किसी और की नॉलेज नहीं लगेगी, वो केस स्टडी की नॉलेज नहीं लगेगी। ठीक है, तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपको अपना जो है ना, वो आपको अपनी नॉलेज लगानी है। कहते हैं कि सीबीएसई 5 मार्क वाले क्वेश्चन में ना आपको अपनी नॉलेज लगानी पड़ती है, जितना अच्छा के लिखना पड़ता है। मतलब क्वेश्चन में अगर क्या रखा है इफेक्ट्स यूजेस, तो वो सारी चीजें लिखनी पड़ती है, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, पर यहां पर आपको अपनी नॉलेज लगानी पड़ेगी, आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये काम करना पड़ेगा। और देखो मैंने आपको असर्शन रीजनिंग में भी और केस स्टडी में भी, असर्शन रीजनिंग वाली स्ट्रेटेजी आप वहां पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि असर्शन रीजनिंग वाली स्ट्रेटेजी यूनिवर्सल है, आप कहीं पे भी फोकस कर सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। जो मैंने वो कुंडली वाली बात कही थी, वो यहां पर भी लग सकती है, पर केस स्टडी वाली बात नहीं लग सकती। ठीक है, ये बात याद रखो। अपने मन से ना ये सारी चीजें हटाओ कि भाई ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। ठीक है, और मैं कहता हूं जितना हो सके ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन फोकस करो। और वो कैसे होंगे? आप नई नई बुक्स लेके आओ, जो सीबीएसई ने इस साल मतलब पैटर्न इंट्रोड्यूस किया ना, उसके हिसाब की बुक। मैं कहता हूं ओसवाल वाले ना हर साल अपनी बुक ऐसे निकालते हैं, अरिहंत वाले भी निकालते हैं, जो जिसमें आपको रोड मैप्स मिल रहे हो, जिसमें आपको अपनी क्वेश्चंस इसी लेवल के हिसाब से मिल रहे हो, ऑप्शनल लो क्वेश्चंस में, मतलब हर चीजें दे रखी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, और ये सारी चीजें अगर हो ना, तो आपको बहुत बढ़िया चीज है वो। मतलब सैंपल पेपर्स भी दे रखे हो उस क्वेश्चन बैंक के अंदर, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बैंक है। चाहे वो ओसवाल है, चाहे वो अरिहंत है, चाहे वो टुगेदर विद है, चाहे वो कोई सिंपल सा सैंपल पेपर है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा, कोई प्रोडक्शन वो नहीं है कि भाई मैं उनकी वो कर रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट बेस्ड वीडियो नहीं है, सिंपल मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात याद रखना। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें हैं, अपना टाइम डिवोट करो, जितना अच्छे से डिवोट कर सकते हो। 45:30 जब आपका पहला सैंपल पेपर कर रहे हो, आपको ये सैंपल पेपर रहना वो चाहिए। और 45:30 45:30 से 30:15 आपका 20वें सैंपल पेपर तक हो जाना चाहिए, जिसमें आप अपने वीकेस्ट पॉइंट पर हथौड़ा अच्छे से मार रहे हो और अपना काम प्रोडक्टिव निकाल रहे हो। ठीक है, तो फटाफट से एक समराइज करा देता हूं आपको। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको प्रिडिक्ट फर्स्ट, आपका है क्या। ठीक है, पहली लाइन पढ़ो, आखिरी लाइन पढ़ो, समझ में आया तो क्वेश्चन पढ़ने बैठो, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मतलब जितनी अच्छा हो सके रिवीजन करो, स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक पे कम, वीकेस्ट टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, तीसरी चीज आपको याद रखना है, केस पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कोई कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर रहे इंग्लिश की जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं है। इसमें आपको सब कुछ पता है। बात समझ में आई? इसमें आपको अपने लॉजिक्स पता है, आपको सब कुछ पता है, आपने याद करने का तरीका पता है, आप इसमें फैमिलियर ज्यादा हो। ठीक है, तो इसमें केस पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल करके आ सकते हो। बात समझ में आई क्या? चलो अगली बात करते हैं, वो है कि आपको अपना मैक्सिमम टाइम डिवोट करना है।
जितना अच्छा से आप चाहे पेपर से फाइनल पेपर लिख रहे हो तब भी, क्योंकि आपको जो रिले है, जो बेनेट है, वो आपको अपना कम से कम टाइम लगाना है। एमसीक्यूज में, असर्शन रीजनिंग में, केस स्टडी में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, आपको इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी करनी है, क्योंकि 1.5 घंटे का रिले लेके भागना है। ठीक है, उस 1.5 घंटे के रिले में आपको ऐसा भागना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए। 15 मिनट पहले आप पेपर खत्म कर रहे हो। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद 45:30 वाला रूल अप्लाई करना, प्रैक्टिस अच्छे से करना, बुक्स वही वाला लेना जिसमें न्यूली इंट्रोड्यूस सीबीएसई पैटर्न्स हो। साइकोलॉजिकल बैरियर अपने हटाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती भाई, केस स्टडी नया टॉपिक है, कैसे होगा, अबे हो जाएगा, इतनी टेंशन नहीं है। जब तू प्रिकॉशन प्रैक्टिस करने लगेगा ना, तेरे को पहली बार लगेगा अरे यार क्या आ गया, ये क्या आ गया, वो क्या आ गया, पर जब तू करता रहेगा तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से हो जाएगा। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन देने की केस स्टडी को। और तब तक के लिए चलते हैं, अपना ध्यान रखना, किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए जरूर बताना। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।